इकोनोमेट्रिक्स ही हमारी फर्स्ट लैब है। उस लैब के अंदर हमें डेटा दिए देने हैं। जो पहला डेटा है हमारा, एक वाई वेरिएबल और एक एक्स वेरिएबल है। वाई वेरिएबल जो है यूएस पर कैपिटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएस पर कैपिटा पर्सनल कंजप्शन। और ये जो है यूएस पर कैपिटा डिस्परेबल इनकम है। तो इन दोनों की डेटा हमें गिवन होगा एग्जाम में, तो हमें रिग्रेशन रन करना है। तो रिग्रेशन जो रन करना कोई मुश्किल नहीं, ईव्यूज पे हम करेंगे रन। तो मैं ईव्यूज खोल लेता हूँ। अब ये ईव्यूज है, इसके अंदर न्यू पे जाएंगे, वर्क फाइल पे जाएंगे, और जो हमारा डेटा है उसको देख लेते हैं। डेटा जो है ये एनुअल नहीं है, यहाँ कोई एयर वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड कर देंगे, और ऑब्जर्वेशन जितनी है हम वो लिख देंगे। ऑब्जर्वेशन जो हमारी 15 है, 15 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें जनरेट करना है वेरिएबल वाई और एक्स। तो जी एन आर की कमांड होती है, नहीं डेटा की होती है, डेटा एक्स वाई। तो पहले डेटा एक्स वाई लिखता हूँ मैं। तो एक्स वाई का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखूंगा। 16373, 1673, 1688, 1688। ये मैं बैकग्राउंड में अपने मोबाइल पे ओपन कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। फिर है 1666, फिर उसके बाद है 1735, फिर उसके बाद है 1749, फिर उसके बाद है 1756, फिर है 1815, फिर उसके बाद है 1867, फिर उसके बाद है 1948, फिर उसके बाद है 2048, फिर है 2128, फिर 2165, फिर 2257, फिर 2324। अच्छा, मैं एक वैल्यू लिखना भूल गया हूँ, कौन सी रह गई है। कुछ काउंट कर लेता हूँ मैं। 16373, फिर 168866, फिर 35, फिर 49, फिर 56, फिर 1815, 1867, 194, 2024, 128, 65, 257, फिर 2316 था, 2316, और फिर है 2324। अब मैं वाई की वैल्यू लिख रहा हूँ। वाई की वैल्यू 1839, 1844, 1831, फिर 1881, फिर 83, फिर 1910, फिर 1969, फिर 2016, फिर 2126, फिर 2239, फिर 2336, फिर है 2909, फिर उसके बाद है अपना 2487, फिर 2535, फिर जो लास्ट है 2595। तो ये सबसे पहले डेटा हमने इंटर इस तरह करना होता है ईवीयूज के अंदर जब हम रिग्रेशन रन करना चाह रहे होते हैं। तो अब रिग्रेशन की जो कमांड है वो मैं लिख रहा हूँ।
एल एस बाई सी एक्स। अभी रिग्रेशन का आउटपुट मेरे पास आ गया है। अब रिग्रेशन का जब आउटपुट मेरे पास आ गया, तो मैंने रिग्रेशन की इक्वेशन लिखनी है। रिग्रेशन की इक्वेशन में एक हमारा कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है ये बीटा नॉट है, ये बीटा वन है। और मेरी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हो सकता है मैंने यहाँ वैल्यू लिखने में एक नंबर की कोई मिस्टेक कर दी हो, लेकिन काम इसी तरह से करना है। मेथड पे हमें फोकस रखना है कि मेथड कैसे है। तो ये जो आर स्क्वायर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन के अंदर हमारा। और ये दो बीटा नॉट और बीटा वन यही हमारा मेन चीज़ है। इसके बाद हमें जाना है, अगला काम हमारा क्विक ग्राफ। क्विक पे जाके ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ जो प्लॉट होगा हमारा एक्स वाई होगा, और ओके कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिग्रेशन लाइन का, क्योंकि हमें बोला गया रिग्रेशन लाइन बनानी है। अब जो रिग्रेशन है उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, कहाँ पे आ रहा है, एक मिनट। सिलेक्ट स्केटर, हमें स्केटर सेलेक्ट करना है। ये स्केटर सेलेक्ट कर लिया। स्केटर सेलेक्ट करने के बाद फिट लाइन रिग्रेशन लाइन आ रही है, तो अब हमने ओके कर देना है। तो ये हमारी रिग्रेशन लाइन फिट हो गई। तो ये भी उसमें बहुत इजी होता है, ये हमें एग्जाम में आउटपुट बनाना होगा। अब हमारे इसके बाद ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, तो वो किस तरह होती है वो मैं दिखा देता हूँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारा पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अंदर हम बीटा नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं, और फिर अल्टरनेटिव में बीटा नॉट अनइक्वल टू जीरो। और फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा स्टेप टू है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर बीटा नॉट माइनस बीटा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। तो बीटा जो है ये तो हमारा जीरो होता है, बीटा नॉट जो है इसकी वैल्यू जो है हमें रिग्रेशन के आउटपुट से मिलती है, और स्टैंडर्ड एरर भी मिल जाता है। मैं रिग्रेशन का वो दिखा देता हूँ। तो बीटा नॉट स्टैंडर्ड एरर जो है वो तो ये, एक मिनट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट और बीटा नॉट, ये दो वैल्यूज हैं, ये हमें यहीं से मिलेंगे। जो स्टैंडर्ड एरर है वो ये रहा, और जो बेसिकली हमारा बीटा नॉट है वो ये होता है फर्स्ट वैल्यू। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये वैल्यू। इसके बाद हम क्रिटिकल रीजन में ये होता है, हम बताते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है कि किस बेस से हम रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो हम यहाँ पी वैल्यू लेस देन अल्फा, देन वी रिजेक्ट, ये हमारा क्राइटेरिया है। फिर पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू जो है हम देखते हैं, ये जो पी वैल्यू आ रही है तो बेसिकली अल्फा से ग्रेटर आ रही है। अल्फा जो हमारा 0.05 है, तो हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। अब हर्टोकेसिटी चेक करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट एक्स वाई, तो हम सिंपल यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे प्लॉट एक्स वाई की। तो ये प्लॉट हो गया। तो ये हमने प्लॉट करा। अब यहाँ पे कुछ कमेंटिंग है हमारी इस तरह की, ग्राफ शो होमो डेफ होमो, मतलब होमो हर्टो को हम टेस्ट करते हैं। तो अगर इस तरह का पैटर्न आ रहा हो जब ये हम चेक करें सिंपल प्लॉट करके एक्स वाई को, तो हम ये कमेंट करेंगे कि होमो डीसीडी है यहाँ पे। अब यहाँ पे रन, हाँ इसका टेस्ट भी एक होता है। तो टेस्ट के लिए हमें करना ही होता है कि हम व्यू पे जाते हैं, रेजिडुअल डायग्नोसिस, और ये यहाँ से इसका टेस्ट होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, ये वाला तो हम फर्स्ट लैब के अंदर यही करते हैं। तो अब इसका एक हमें आउटपुट मिला है, तो मैं देख लेता हूँ। यही हमने सेलेक्ट करा है पैगन टेस्ट। तो इसके भी हाइपोथेसिस होते हैं। अब ये जो हार्टोकर्सिडी है और यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। फिर अल्फा की वैल्यू वही है हमारी जो होती है,
और जो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ना वो डिफिकल्ट है, डिफरेंट है। तो उसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है आर स्क्वायर ओवर के 1 - R², ये n - के। अब ये हम ऐसे निकालेंगे कि R² तो हमें रिग्रेशन नहीं दे दिया था, और शायद यहाँ पे भी R² हमें मिल रहा है। हाँ, R² ये मिल रहा है हमें। यहाँ से R² हम उठाएंगे, और के जो है हमारा जो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब ये दो वेरिएबल है, तो हमारा जो 1 माइनस करेंगे 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, के हमारा वही है। के बे हमारा 2 है, और जो n है वो हमारा जितने नंबर है हमारे। अब यहाँ पे 15 नंबर है, हमने 15 नंबर का डेटा एंटर करा था, तो n 15 है। तो इसके जरिए हमारी ये एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे इस तरह गिवन नहीं डायरेक्ट वैल्यू, हमें इसी फॉर्मूले से निकालनी है कैलकुलेटेड वैल्यू। ये जो हमारा आउटपुट है इसमें नहीं है। तो क्रिटिकल रीजन में हम ये लिखते हैं कि पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, देन वी रिजेक्ट। और कंक्लूजन हम कर देंगे, पी वैल्यू जो हमारी बेसिकली ज़्यादा आई है, पी वैल्यू हम देख रहे हैं वहाँ से, ये तो पी वैल्यू जो है ज़्यादा आई है, 35 आई है, 0.35, तो अल्फा से ज़्यादा है। पी वैल्यू अगर कम आती है अल्फा से तो फिर हम रिजेक्ट करते हैं। अब ज़्यादा आ गई है तो हम वी फेल टू रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारी लैब 1 थी। अब मैं लैब 1 का ओवरव्यू दे देता हूँ कि लैब 1 में हमने क्या करा है। लैब 1 के अंदर हमें ये डेटा गिवन होगा एग्जाम में। तो सबसे पहले डेटा हम जो है इंटर करेंगे। सबसे पहले डेटा के लिए हम लिखते हैं डेटा XY की कमांड। तो फिर ये खुद ही इस तरह आ जाता है, एम्प्टी होता है, ये नंबर हमने खुद लिखने होते हैं। फिर उसके बाद रिग्रेशन की कमांड लगानी है हमें, LSYCX की। रिग्रेशन की कमांड लग जाएगी हमारी, रिग्रेशन रन हो गया। अब उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें करनी है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है लैब का, ये नीचे मैंने दिखाया। ये इस तरह का जो होता है स्टेप्स हम करते आ रहे हैं हमेशा से, ये उन वो वाले स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे हमें बोला गया था कि रिग्रेशन की लाइन भी फिट करनी है। फिट द रिग्रेशन लाइन, पहला पार्ट हमें ये कहता है। तो रिग्रेशन की लाइन फिट करने का तरीका मैंने ये बताया था कि हम व्यू में जाते हैं, नहीं टॉप पे जाके हम ग्राफ पे जाते हैं, और यहाँ हम XY लिखते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे हम स्कैटर जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिट लाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो रिग्रेशन लाइन हम फिट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये रिग्रेशन की लाइन फिट हो गई। पहला पार्ट हमारा ये था, ये हमने बना देना। अब ये बोलेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर ग्राफ जो है ना, ये हार्टोकर्फिडी जो होती है, ये ग्राफ के जरिए भी टेस्ट होती है, और एक टेस्ट होता है ये जो लिखा हुआ है रन, दोनों तरीके। तो ग्राफ के जरिए टेस्ट करना आसान होता है। ग्राफ के जरिए हमने क्या कमांड लगाई, ये कमांड लगाई थी प्लॉट XY, तो हमारा ये आउटपुट आया था। अब ये आउटपुट हमें, ये अगर कभी भी हमारी इस तरह की लाइन आ रही हो ये ऊपर जाती हुई, तो हम बोलते हैं कि ये हार्ट प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे हमने बोला कि ये होमो होमो वाला है, ये होमो। और अगर इस तरह ना होता तो फिर हम हार्टोग्राफी बोलते कि प्रेजेंट है। तो ये होमो स्कैडिसिटी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये हमारी फर्स्ट लेवल, इसके अंदर ये यहाँ तक हम करने कर लिया। इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये टेस्ट भी इसका रन करेंगे। टेस्ट रन करने का तरीका ये था कि हम यहाँ पे गए थे, बल्कि नहीं, जो रिग्रेशन का हमारा आउटपुट आया था ना, वहां से हमने रन करा था। ये रिग्रेशन आउटपुट हमारा आया था, बल्कि रिग्रेशन की कमांड ही दोबारा डाल लेते हैं। तो ये रिग्रेशन का जब आउटपुट आया ना हमारे पास, तो यहाँ व्यू में जाके रेजिड्यूल डायग्नोसिस में जाके ये टेस्ट लगता है, ये जो हमें बोला गया। अब यहाँ पे ये पैगानी नहीं सिलेक्ट करना है, तो ये हमें मिल जाएगा, तो टेस्ट हो जाएगा। इसके स्टेप्स भी हम लिख देंगे। तो फर्स्ट लैब देख के ही आइडिया हो गया कि कितनी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस रिक्वायर करेगी, सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक तरीके से थ्योरी है, वो पता होनी चाहिए। तो लैब 1 हमारी डन हो गई। अब लैब 2 की तरफ आते
अब लैब 2 में ये है कि हमें एक्स वाई गिवन है, एक्स वाई का डेटा ये हम टाइप कर देंगे। अब सबसे पहला काम है रिग्रेशन कैलकुलेट करना। रिग्रेशन हम लैब 1 में कर चुके हैं। सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर भी हम निकाल देंगे और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आर स्क्वायर क्या कहते हैं। आर स्क्वायर बेसिकली रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.8 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक्स और वाई वेरिएबल जो हैं वो हाईली को रिलेटेड हैं, और अगर कम आ रही है तो हम बोलेंगे को रिलेशन इनमें नहीं है। उसके बाद कैलकुलेटेड द एस्टिमेटेड मैट्रिक्स ऑफ बी थीटा कैप। तो इसको जरा देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस रन हो रहा है। एक सिंगल होता है कि हम सिर्फ एक वेरिएबल करें, या मल्टीपल वेरिएबल वाला रिग्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स जो आएंगे वो 3 आएंगे, जैसे बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा थ्री। तो ये चीज़ है, ये हम रन कर लेंगे। कमांड यहाँ पे मौजूद है इसी कमांड से, और आर स्क्वायर भी वहां से मिल जाएगा रिग्रेशन रन करने के बाद, और ये भी मिल जाएगा। अब हाइपोथेसिस के जो स्टेप्स होते हैं वो वही हैं कि अल्टरनेटिव नल और फिर अल्फा। अब यहाँ पे एफ टेस्ट लगता है रिग्रेशन के अंदर, एफ बल्कि टी टेस्ट लगता है, टी कैलकुलेटेड। ये एफ मैंने गलत लिखा था, तो टी कैलकुलेटेड लगता है। तो टी में यहाँ पे ये जो बी होता है जीरो होता है, और ये जो वैल्यू होती है ये उसके अंदर रिग्रेशन के टेबल से मिलती है। और स्टैंडर्ड एरर होता है। क्रिटिकल रीजन वही सेम है, और हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे। तो उसके बाद हमारा है फाइंड द जॉइंट हाइपोथेसिस। अब जॉइंट हाइपोथेसिस के अंदर हमें एट अ टाइम दो चीज़ों को हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारा बीटा वन और बीटा टू बराबर है जीरो के या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम अल्फा लिखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टी का लिखते हैं, और फिर क्रिटिकल रीजन बताते हैं और कंक्लूजन बताते हैं। तो लैब 2 भी हमारी बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क क्या है कि ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है, सिंगल नहीं है। तो जरा सी कमांड का फर्क है। अब लैब 3 के ऊपर आ जाते हैं। लैब 3 के अंदर हमें ये डेटा गिवन होगा, स्टॉकटन 96 का डेटा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन गिवन है। तो हमें ये करना है कि using the least square to estimate the linear equation that relate housing price of the size of house square feet and the age of house in years, comment on the estimate। तो यहाँ पे हमें ये करना है कि ये डेटा है, हम लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट की मदद से ये बताएंगे कि एक हाउस जो है अगर उसका एरिया बढ़ता है और उसकी एज बढ़ती है तो उसकी प्राइस पे क्या फर्क आएगा। मतलब प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है एक घर की, उसके एरिया से, और उसकी एज से, क्योंकि घर पुराना होगा तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। इसके बाद सपोज करना है कि सपोज यू ओन टू हाउसेस, वन ऑफ देम हैज 1600 स्क्वायर फीट एंड अदर हैज 200 स्क्वायर फीट, बोथ आर 15 years old, व्हाट प्राइस वुड यू एस्टिमेट ऑफ ईच हाउस। और फिर हमने हटो का डीसीडी का टेस्ट रन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि वेरिएंस फंक्शन जो है वो ये, मतलब एक इस फंक्शन को भी एस्टिमेट करना है और असम्पशंस भी बतानी है वेरिएंस की। तो ये जो एक इंटरेस्टिंग लैब लगी थी मुझे, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा डेटा गिवन है 940 ऑब्जर्वेशंस का। तो मैं ये डेटा पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं चेक करता हूँ कि डाउनलोड हो जाता है दोबारा तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो फिर मैं इसी फाइल से समझाऊँ।
ये स्टॉक टर्न का डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया और ये मैंने वेबसाइट भी बता दी कि यहाँ से होता है, ताकि जो भी करना चाह रहा है वो कर ले। अब मैं ये एक सब क्लोज कर देता हूँ जो मैंने पहले काम करा था, और फिर मैं ये डेटा लोड करता हूँ। फाइल पे गया मैं, और यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, और ये जो मैंने डाउनलोड करा है स्टॉक टर्न का डेटा, ये मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल आ रहे हैं, प्राइस भी आ रहा है, SQRT भी आ रहा है, और एज भी आ रहा है, SQFT मतलब एरिया। सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं। अब हमें करना ये है कि पहला पार्ट अगर हम देखते हैं तो लीस्ट स्क्वायर टेस्ट करना है। तो बेसिकली लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन को ही कहते हैं। तो हम करेंगे LS प्राइस। प्राइस बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एज और एरिया जो है वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट है। तो ये रिग्रेशन की इक्वेशन बनेगी। प्राइस LS, उसके बाद है सी, नहीं LS प्राइस, पहले LS है, LS प्राइस, सी SQFT, और फिर एज। अब ये हमारा रन हो गया रिग्रेशन। इससे हमें ये पता चला है, इसके कमेंट्स इस तरह होंगे कि जो हमारी प्राइस है उसके अंदर चेंज आएगा, पर यूनिट स्क्वायर फीट बढ़ने से आएगा पॉजिटिव चेंज। वो आएगा 68। मतलब अगर डॉलर्स में बात करें तो अगर हमारे घर की कीमत जो थी, जितनी भी थी, अगर हम उसको 1 स्क्वायर फीट बढ़ाना चाह रहे हैं, या हम थोड़ा बड़ा घर लेना चाह रहे हैं, तो जितना हम बड़ा लेंगे, जैसे हम चाह रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा हमें एरिया चाहिए, तो वो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करके हम पता लगा लेंगे कि इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑन एन एवरेज रिग्रेशन की एनालिसिस से। और अगर हमारा बजट नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें पुराना घर मिल जाए लेकिन एरिया ज़्यादा मिल जाए, तो हम एज फैक्टर अप्लाई करके इसकी प्राइस कम भी कर सकते हैं। तो इससे ये हमें मिल रहा है। और दूसरा, R स्क्वायर से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो ये पता चल रहा है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, कम रिलेशन है, को रिलेशन कम है। तो इससे ये रिग्रेशन से हमें बहुत सिंपल आइडिया हो गया। और अब हम अगर देखते हैं, तो मैंने ये रिग्रेशन की इक्वेशन बना दी, क्योंकि रिग्रेशन का ये जो आउटपुट आई है हमारा बीटा नॉट है, बीटा वन और एक बीटा टू है। तो जब हमें ये मिल गया तो रिग्रेशन की इक्वेशन मिल गई हमें। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये रिग्रेशन की हमें इक्वेशन मिल गई। और हम कमेंट वही करेंगे कि मैंने जो बात बोली कि 1 स्क्वायर फीट बढ़ने पे इतना प्राइस में इंक्रीज आएगा, और एज बढ़ने से इतना प्राइस में डिक्रीज आएगा। अब जो हमारा पार्ट भी था सवाल का, उस पार्ट बी में बोला गया था कि आपके पास एक घर है जिसका एरिया जो है वो 1600 स्क्वायर फीट है, और दूसरा घर है इसका 2000 है, और दोनों की एज 15 ईयर है, तो दोनों की प्राइस क्या होगी। तो मैंने साइज लिख दिया और एज लिख दी। अब सिंपल जो ऊपर रिग्रेशन की मैंने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी एक्स और वाई की। मतलब एक्स जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, साइज को, और ये जो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एज के ऊपर है। तो दोनों हमने डाले तो हमें ये एट द एंड प्राइस मिल गई। तो रिग्रेशन एक यूजफुल टेक्निक है जिससे हम प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं बहुत सारे डेटा की वजह से। तो हमने प्राइस एस्टिमेट करी दोनों की, तो हमारा पार्ट बी भी डन हो गया। उसके बाद हमारा पार्ट सी है, यूज द वाइट टेस्ट फॉर हेट्रोस्केडिसिटी विथ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म इंक्लूडेड। अब वाइट टेस्ट हमने अप्लाई करना है पार्ट सी के अंदर। अब वाइट टेस्ट के अंदर यही होता है कि वही तरीकेकार है जो मैंने पिछली लैब में बताया था, लेकिन यहाँ वाइट टेस्ट होगा। व्यू में गए, रेजिडुअल डायग्नोसिस में गए, हेट्रोस्केडिसिटी में गए। अब यहाँ पे वाइट टेस्ट का ऑप्शन आता है, वाइट टेस्ट में, और ये लिखा हुआ है इंक्लूड वाइट क्रॉस टर्म, और ओके कर देना। तो ये हमारा वाइट टेस्ट भी रन हो गया। अब मैं आ जाता हूँ इधर, वाइट टेस्ट रन करना था वो तो रन कर लिया, और उसका आउटपुट भी हमने लिख दिया। अब ये तो सिंपल था पार्ट सी। अब पार्ट डी हमें क्या कर रहे हैं, पार्ट डी कह रहा है कि
एस्टिमेट A1 and A2 इन द वेरिएंस फंक्शन एस। अब हमें एस्टिमेट करना है A1 और A2, और ये हमारा एक वेरिएंस का फंक्शन एक्सपोनेंशियल के अंदर A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई S2FT। तो ये एक हमारी इक्वेशन है। तो लेट y इज इक्वल टू सिग्मा। अब हमने क्या करा, इस पे लॉग लगाया ताकि एक्सपोनेंट खत्म हो, ln y, और ये फॉर्म सिंपल हो गई। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम जनरेट करेंगे। एक्स वो ईवी उसके अंदर GNR सिग्मा 2 इज इक्वल टू रेजिडुअल का स्क्वायर। बेसिकली जो सिग्मा होता है हमारा वो रेजिडुअल का स्क्वायर होता है, और फिर GENR लॉग। तो हमने लॉग लगाया, जब लॉग लगाया तो हमें एक y का वेरिएबल जनरेट हो गया, और फिर हमने यहाँ पे रिग्रेशन रन करना है YCSQFT के नाम से। तो ये जो है, मैं इसके सवाल पे आया था दोबारा ताकि कंफ्यूजन खत्म हो इसके बारे में। तो लिखा हुआ है एस्टिमेट A1 एंड A2 इन द वेरिएंस फंक्शन। तो वेरिएंस फंक्शन ये है हमारा, ठीक है। अब ये बेसिकली वेरिएंस कहाँ से आता है, वेरिएंस होता है जो भी हमारा डेटा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये रेजिडुअल आ रहा है, तो इस रेजिडुअल का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा वेरिएंस होता है। तो मैं यहाँ पे क्विक पे जाके जनरेट पे जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा स्क्वायर SIG मैं सिग्मा 2 लिख दूंगा इज इक्वल टू, और RESID रहते कैप 2 ये करूंगा, तो सिग्मा 2 मेरा क्रिएट हो गया नया वेरिएबल। अब मैंने सिग्मा 2 तो क्रिएट कर दिया, सिग्मा 2 क्रिएट करना था सबसे पहले तो। अब ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग लगाएंगे, भी एक्सपोनेंट हम खत्म करेंगे, तो ये ln हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको ln लेंगे तो हमारा एक नया वेरिएबल होगा y। तो मैं क्विक पे जाऊंगा जनरेट पे दोबारा, तो मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ y इज इक्वल टू, और लॉग, और यहाँ पे मैं बोलूंगा सिग्मा। तो ये मेरा नया वेरिएबल जनरेट हो गया y। अब जब मेरा y जनरेट हो गया तो मुझे रिग्रेशन भी y पे लगाना है। y पे ऐसे लगेगा LSYCSQFT। सही है। तो ये चीज़ जो है ना, कमांड ये याद रखने वाली है कि यहाँ पे ये कमांड लगेगी। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये कि हमें वेरिएंस फंक्शन के अंदर हम चेक करना ये चाह रहे हैं कि ये जो एक फंक्शन था, इस फंक्शन से हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद वो y वेरिएबल का, अब y का हम रिग्रेशन करें SQFT से। बस SQFT हमारा बेसिकली एक एरिया है। और अगर मैं अगला पार्ट देखूं, तो अगले पार्ट में हमें बोला जा रहा है यूजिंग द वेरिएंस assumption फ्रॉम पार्ट डी, जो ऊपर वाला पार्ट था, फाइंड जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट फॉर द पैरामीटर ऑफ द इक्वेशन एस्टिमेटेड बाय लीस्ट स्क्वायर इन पार्ट ए, कमेंट ऑन द रिजल्ट। मतलब हमने एक बार इसके लिए करा और एक बार जनरलाइज सबके लिए करेंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि ये SQFT के लिए करा हमने, और फिर हमने एज के लिए भी करा, और जो जो हमारा आउटपुट आया वो हमने लिखा, और जो कमेंटिंग बनती थी वो हमने करी। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे LSYCSQFT। तो ये इसके लिए कर लिया हमने, इसका आउटपुट लिखेंगे हम, फिर हम यही कमांड दोबारा लिखेंगे, साथ में एज भी होगी। तो ये एज के लिए भी करना है, तो ये दोनों के लिए हमने करना है इस लैब के अंदर। तो ये चीज़ समझने वाली है हमारे लिए। और इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है, इसमें बोल रहे हैं कि यूज द रिजल्ट फ्रॉम अ पार्ट ए टू एस्टिमेट द प्राइस यू विल गेट फ्रॉम द टू हाउसेस। अब इस एस्टिमेट इट फंक्शन की मदद से हमने पार्ट, ये जो हमारा था ना क्वेश्चन, कि हमारे पास दो घरों का एरिया ये है, एक का एरिया ये है, और दोनों की एज 15 है। तो अब यही चीज़ हम इसके लिए करेंगे, तो वो तो हम मैनुअल करेंगे, ये कमांड से नहीं करेंगे। मैनुअल ऐसे करेंगे, जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है जनरलाइज इक्वेशन ये वाली, इसके अंदर हम दोनों वैल्यूज डालेंगे SQFT की और एज की, तो हमें प्राइस का आइडिया हो जाएगा। अब इस तरीके से ये लैब 3 डन होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक के जहन में आ रहा होगा
कि ये वेरिएंस फंक्शन एस्टिमेट करने की जरूरत क्या पड़ी भाई, ये क्या, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों करा। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि हमारा डेटा बहुत लार्ज था और उसकी वैल्यू भी बहुत लार्ज आ रही थी। प्राइस जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, तुम देखो अगर प्राइस बहुत हाई आ रही है, तो इतनी हाई प्राइस जब आती है तो हमारे लिए प्लॉटिंग में मसला आता है। और दूसरा ये कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो लॉग नॉर्मल होती है। तो जब हम लॉग लगाते हैं तो वो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाती है और हमारा डेटा एक अच्छी फॉर्म में आ जाता है, प्लॉट अच्छा बनता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो इस वजह से ये वेरिएंस एस्टिमेटेड जो है वेरिएंस फंक्शन लगाया जाता है। तो ये लैब 3 के अंदर हमारा यही है। लैब 3 एक इंपॉर्टेंट लैब और एक बेहतरीन मतलब हमारे लिए है। ईवी उसका प्रैक्टिकल यूज केस है यहाँ पे कि डेटा से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए लैब 4 है। लैब 4 के अंदर हमें एक डेटा गिवन है, एम पी जी, एस पी, एच पी, डब्ल्यू डी, सारे डेटा हमें गिवन होंगे। और ये जो है हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं एक तरीके से रिग्रेशन के, बीटा 1 बीटा 2, इस तरह जितने वेरिएबल उतने कोफिशिएंट्स, मतलब एक एक्स्ट्रा होता है रिग्रेशन में। और टेस्ट वही करना है, हेट्रोस्कैडिसिटी टेस्ट करना है और यहाँ पे पार्क टेस्ट करना है, तो वाइट टेस्ट भी करना है। तो ये हमारे लिए मसला नहीं है, हमें पता है। कमेंट करना है फाइंडिंग पे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है हम ईव्यूज में भी कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं, स्टेटा में भी कर सकते हैं, हमारे लिए मसला नहीं है। हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ईव्यूज में करना चाहिए क्योंकि ईव्यूज हमारे लिए ज़्यादा इजी लग रहे हैं हमें। तो डेटा तो हम जनरेट कर देंगे, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। इसको क्लोज करता हूँ मैं और ईव्यूज ओपन करता हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि फाइल में जाके न्यू वर्क फाइल, और हमें देखना होता है कि हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो हम लिखेंगे और ऑब्जर्वेशन कितनी है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमारी जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि डेटा के अंदर लिखी हुई थी। वो मुझे याद पड़ता है 84 थी, तो हम 84 लिख देंगे जितनी होंगी। फिर हम डेटा लिखेंगे, एम पी जी, डब्ल्यू टी, एच पी करके जितने भी हैं। तो ये सारे इस तरह आ जाते हैं, फिर ये सारे हम भर देंगे और इसमें लगेगा टाइम। लेकिन एग्जाम के अंदर यूनिवर्सिटी में हमें डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, वो हम डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये करना है हमें, ये तो सबको पता है, लैब 1 में भी यही करा हमने। रिग्रेशन की कमांड भी वही है। अब जो एम पी जी है यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए पहले लिखा गया और सी के बाद बकिया वेरिएबल लिखे गए। तो रिग्रेशन हो जाएगा। फिर रिग्रेशन के बाद वही जो हमने इनिशियल लैब्स में करा है, वाइट टेस्ट, हर्टोगेडिसिटी टेस्ट जो है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, पार्क टेस्ट, वाइट टेस्ट, पैगन टेस्ट, सारे टेस्ट हमें मिल जाते हैं। फिर हम कमेंट कर देंगे अपनी फाइंडिंग पे। तो पार्क टेस्ट हमने ये करा है। अच्छा, पार्क टेस्ट जो है इसकी कमांड्स है कि हमने क्या करना है, जनरेट ई टू जो रेजिडुअल आया था उसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर लॉग लगाएंगे इस ई टू के ऊपर, और फिर हम सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर भी लॉग लगा के एक नया वेरिएबल जनरेट करेंगे और फिर हम रिग्रेशन रन करेंगे। तो पार्क टेस्ट इस तरीके से होता है। मतलब पार्क टेस्ट में समझ रहा था कि हम वहां से करेंगे जिस तरह वाइट टेस्ट करें, जबकि ये इस तरीके से होगा। तो ये पार्क टेस्ट की कमांड्स हैं, कुछ भी मसला नहीं इनमें भाई। रेजिडुअल तो हमें मिल ही जाता है जब हम डेटा इंटर करते हैं। तो रेजिडुअल का स्क्वायर होता है ई स्क्वायर, उसका लॉग लगा देंगे और सारे वेरिएबल्स का लॉग लगा के एक रिग्रेशन रन करेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स वही हैं हमारे लिए, कोई नई चीज़ नहीं है। और वाइट टेस्ट जो है ये भी इस तरीके से होगा। वाइट टेस्ट के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ई टू जो है तो वही है जो मैंने बताया कि रेजिडुअल का स्क्वायर। फिर ये जो हमारा वेरिएबल है x1, ये डब्ल्यू टी होगा, एम पी, मतलब जो जो हमारे वेरिएबल हैं वो हैं, लेकिन हम एक नए वेरिएबल जनरेट करेंगे जो कि यहाँ मेंशन है मेरे। जनरेट किए बगैर भी डायरेक्ट रिग्रेशन रन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एस पी जो है वो हमारा x1 है, एच पी जो है हमारा x2 है, इस तरह करके। और फिर जो अगले वेरिएबल हैं वो इनके स्क्वायर हैं। फिर ये जो सारे हैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है वाई टेस्ट का, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ये कमांड रन करके हम निकालेंगे वाई टेस्ट। अच्छा, वाई टेस्ट और ये जो टेस्ट है ये डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन जब हमें स्पेशली बोला जाएगा वाई टेस्ट करना है तो हम वो शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। शॉर्टकट सिर्फ अपनी रीचेकिंग के लिए कर सकते हैं। ये मेथड्स हमें आने चाहिए। तो ये दोनों हम कर लेंगे, ये स्टेप्स हमें पता होने चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। और यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है।
तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मेमोराइजेशन हमें करनी है जैसे ये। तो उसके बाद हम कमेंट कर देंगे वी गॉट सेम रिजल्ट ऑन बोथ पार्क टेस्ट एंड वाइट टेस्ट, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। मतलब बेसिकली हम चाहे पार्क टेस्ट करें चाहे वाइट टेस्ट करें, दोनों में हमने सेम ही आउटपुट हमारा आ रहा होता है। दूसरा है कि हम अगर शॉर्टकट से करेंगे तो उससे हमें कंफर्मेशन लेने के लिए आसानी होगी। तो ये लैब 4 तक हमारी कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लैब 5, लैब 6 और लैब 7 तीनों लैब्स कंप्लीट करा देता हूँ। तो यहाँ तक के लिए इतना ही।